आक्रोश का आक्रोश एक बेहद सस्पेंस थ्रिलर वाली कॉमिक्स। ये जब कॉमिक्स आई थी उस समय काफ़ी इंटरेस्ट था। और उस दौर में आक्रोश सीरीज़ की कॉमिक्स खास करके एक अलग ही फीलिंग दिलाती थी। ये देखिए इसका फ्रंट कवर रहा, इसका ब्लू ड्रेस आक्रोश भोकाल से मिलता जुलता था, लेकिन थोड़ा सा उससे बेटर कैरेक्टर था। ये क्यों मैं आपको पिछले की स्टोरीज में बता चुका हूँ मैं। और मनोज कॉमिक्स की एक शानदार पिलर्स तिलक जी, संदीप गुप्ता, दिलीप कदम और जयप्रकाश जगताप जी, ये एक ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद ही कभी कॉमिक्स इतिहास भुला पाए। और ये रहा इसका फ्रंट। ये वो तिलिस्मास्त्र है आक्रोश जिसके धमाके से तारकंड पर प्रलय मच जाएगी। तारकंड का बच्चा बच्चा तड़प कर मरेगा। हा 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 हा। नहीं, क्या मैं इस धमाके को रोक पाऊंगा? क्या मैं इस तारकंड की को इस भयानक प्रलय से बचा पाऊंगा? आक्रोश की कॉमिक्स वैसे भी थोड़ी स्टाइलिश और एक्शन पैक्ड होती थी। मार्कंड ग्रह, मार्कंड की धरती पर आज तक दो ही मानव के कदम पड़े हैं, और ये 6 दिव्य पुरुष हैं। पंचक गुरु, कोली, गीलो, थालो, चोम, कोंठ। ये उनके गुरु आक्रोश के। और आक्रोश पंचक गुरु की मिश्रित शक्तियों को प्राप्त कर जन्म हुआ था योद्धा अमोघ का, प्लेटो ग्रह के सम्राट कपो का सर्वशक्तिमान पुत्र अमोघ, जो परिस्थितिवश पृथ्वी पर पहुंचकर बन गया था आक्रोश। जबरदस्त स्टाइल, इसका ब्लू ड्रेस वो अच्छा लगता था। आक्रोश और अंबर की भिड़ंत, अगर कॉमिक्स प्रेमियों ने याद रखा होगा तो ज़बरदस्त कि वो उसकी बेमिसाल कॉमिक्स थी आक्रोश। विशेष नोट, आक्रोश के विषय में जानने के लिए आक्रोश सीरीज का प्रथम हाहाकारी कॉमिक्स आक्रोश पढ़ना ना भूले। जी हाँ, ये वो कॉमिक्स है जिसके प्रथम संस्करण की 1 लाख प्रतियां छापी गई थी। 1 लाख इसकी कॉपी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उस ज़माने में। और एक बार फिर अमोघ उर्फ आक्रोश के कदम मार्कंड ग्रह पर पड़े थे। पंचक ऋषियों ने अविलंब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ ही पलों बाद आक्रोश पंचक ऋषियों के निवास पंचवटी में था। प्रणाम पंचक गुरु। आओ पुत्र आक्रोश, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु कुंड गंभीर थे। क्षमा करें पंचक गुरु, कृपा कर आप मुझे अमोघ का ही संबोधन दें। नहीं पुत्र, अमोघ तुम पृथ्वी पर पहुंचने से पहले थे। गुरु कोली ने भी क्रोधित स्वर में कहा। गुरु कौन ठीक करे आक्रोश, पृथ्वी पर जाकर तुम ही अमोघ को भूल गए तो हमसे इस संबोधन की इच्छा क्यों? आप सबको अपने बच्चे पर क्रोधित होने का पूरा हक है पंचक गुरु, लेकिन मैं अभी तक अपनी गलती नहीं समझ पा रहा हूँ। आक्रोश की समस्या का समाधान गुरु चोम ने किया। तुम्हारी गलती हम बताते हैं पुत्र। आक्रोश, याद करो उस समय को जब प्लेटो की धरती और उसके अस्तित्व की रक्षा का वचन दिया था तुमने। प्लेटो की तबाही के पश्चात प्लेटो के नागरिक के रूप में एकमात्र जीवित प्राणी तुम रह गए हो, और ये तुम्हारा फर्ज ही बनता है कि तुम प्लेटो को पुनः आबाद करो। विस्मय से फैल गए आक्रोश के नेत्र। यह आप क्या कह रहे हैं पंचक गुरु? प्लेटो की धरती के अवशेषों का भी अब तो कहीं पता नहीं है, फिर यह कैसे संभव है? ये संभव है पुत्र। देवता की कृपा से तुम्हारे रूप में प्लेटो के राजघराने का वारिस अभी भी जीवित है। प्लेटो को बसाने के लिए धरती का चयन कहीं भी किया जा सकता है, किंतु पंचक गुरु, प्लेटो को पुनः आबाद करने के लिए प्रजा चाहिए, और जब वही नहीं रही तो प्लेटो के पुनरुत्थान की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? पुनरुत्थान एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से उठना। की जा सकती है पुत्र, आवश्यकता है तो केवल प्रयास करने की। संसार में पूर्व से भी तो किसी ने जीवन की कल्पना की होगी। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ पंचक गुरु। पुत्र, हमने तुम्हें इसी उद्देश्य से यहाँ बुलाया है।
प्लेटो के बसाने के लिए तुम्हें अतिशीघ्र विवाह करना होगा। विवाह? हाँ, विवाह। विवाह के पश्चात 100 पुत्रों का योग है तुम्हारी जन्म कुंडली में। तुम्हारे पुत्र ही आगे चलकर वंश प्लेटो की वंश बेल आगे बढ़ाएंगे। धृष्टता क्षमा करे गुरु, किंतु तब पृथ्वी पर ऋषि जामवत को दिए मेरे वचन का क्या होगा? तुम उस वचन को मार्कंड ग्रह पर रहकर भी पूरा कर सकोगे। मैं तुम्हें एक ऐसी मानसिक शक्ति दूंगा जिससे दुखियों की पुकार तुम तक शीघ्र पहुंच सकेगी और तुम तुरंत उसकी मदद को वहां पहुंच सकोगे। हाँ क्रोस, अब तुम्हें प्लेटो की बुनियाद मार्कंड पर ही रखनी होगी। आक्रोश के लिए अब इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं विवाह करूंगा, किंतु पंचक गुरु, किंतु के पीछे छिपी तुम्हारी यह दुविधा भी दूर कर देते हैं हम पुत्र। तारकंड ग्रह की राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर में तुम्हें भी हिस्सा लेना होगा। संपूर्ण तारकंड पर स्वयंवर की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। इधर राजमहल में पुत्र तारकेश, तुमने सूची के मुताबिक सभी ग्रहों के राजा महाराजाओं व राजकुमारों को स्वयंवर के निमंत्रण तो भेज दिए हैं ना? यह थे सम्राट तारकोस। ग्रह को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जी हाँ पिताश्री, और हाँ, कुछ वीर महाबली और पराक्रमी स्वयंवर के बारे में सुनकर निमंत्रण के बिना भी पहुंच सकते हैं। उनके आदर सत्कार में भी कोई कमी न रहने पाए। स्वयंवर में भाग लेने वाले किसी भी शख्स को चुन सकती है मेरी बहन सुरभि। अतः मेरे लिए सभी मेहमान समान आदर सत्कार के हकदार होंगे। क्यों सुरभि? नारी सुलभ लज्जा से सुर्ख हो उठा सुरभि का गुलाबी चेहरा। इसी पर गूंज उठा कक्ष में जहरीला स्वर। तारकंड में अब कोई स्वयंवर नहीं होगा राजकुमार तारकेश। आगंतुक के जहर बुझे शब्द सुनकर आग बबूला हो उठा राजकुमार तारकेश का चेहरा। गुस्ताख, अपना परिचय दे, अन्यथा एक ही झटके में तेरा सर धड़ से जुदा कर दूंगा। आगंतुक बोला, शक्तिगृह के सम्राट कुरा का अंगरक्षक, उनका मित्र, उनका हितैषी और उनका दायां हाथ महाबली सोलोमन हूँ मैं। राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर के विषय में सुनकर और तिलिस्मी दर्पण में उसे देखकर सम्राट क्रूरा राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ सम्राट तारकोस, यह स्वयंवर रुकवा दीजिए, क्योंकि अब राजकुमारी सुरभि केवल सम्राट क्रूरा के गले में ही वरमाला डालेगी। अगर मेरे चेतावनी के बाद भी यह स्वयंवर हुआ तो तारकंड पर खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। खून सवार हो उठा राजकुमार तारकेश पर। सोलोमन गुस्ताख! इधर खींच ली थी सोलोमन ने भी अपनी तलवार। देख सकते हैं भाइयों आप लोग, ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड सीन। ऐसी कॉमिक्स, ऐसे सीक्वेंस जल्दी मुझे राज कॉमिक्स में नहीं दिखे। हालांकि वो समय की दौड़ में आज सबसे आगे पब्लिकेशन है, बट मनोज कॉमिक्स अपने आप में एक लीजेंडरी पब्लिकेशन थी, है और रहेगी। इसकी स्टोरीज एक करियर तो है, लेकिन ये भरपूर ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक और रंग संयोजन भी बेहतरीन इसका रहता है। बिजलियाँ सी गिराती दोनों की तलवारें आपस में टकरा गई। मेरी बहन और मेरी प्रजा के बारे में अपशब्द बोलकर तूने अपनी मृत्यु का निमंत्रण दे दिया है सोलोमन खनाक। रक्तिम हो उठा था सोलोमन का चेहरा। सोलोमन पर वार करके तूने अपनी मृत्यु बुला ली है राजकुमार तारकोस। और इसी पल सम्राट तारकोस के आदेश पर कक्ष में प्रवेश किया सैनिक दस्ते ने। सैनिकों, हिरासत में ले लो इस शैतान को। चीख उठा तारकेश, नहीं, जो जहाँ है वहीं रुक जाए। हो ये युद्ध अब हम दोनों की में से एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। और फिर गूंज उठा
तलवारों की भयानक टकराहटों से खनाक खनन वह खूनी जंग देखने के लिए आसपास इकट्ठा हो गए बहुत सारे लोग। आहा हा 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 खच आह भाई के कंधे से बहता रक्त देखकर तड़प हो उठी राजकुमारी सुरभि। पिताश्री, रोक लीजिए इस युद्ध को, रोक लीजिए पिताश्री। क्या कर रही हो पुत्री? इस युद्ध को रोककर पुत्र को कमजोर वो क्या कर रही हो पुत्री? इस युद्ध को रोककर पुत्र को कायर और कमजोर साबित कर दूं? नहीं पुत्री, राजकुमार तारकेश ने जो कहा है वही होगा। युद्ध दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। और राजकुमारी सुरभि अपने पिता को काफी आग्रह करती है रोकने के लिए युद्ध। कठोर हो गया था सम्राट तारकोस का चेहरा। इसी पल सोलोमन के शक्तिशाली वार ने राजकुमार तारकेश की तलवार के 2 टुकड़े में बदलकर उछाल दिया। ठनक कड़क उफ उफ। और ये कॉमिक्स बहुत यूनिक कॉमिक्स थी जो आक्रोश सीरीज की थी। राजकुमार तारकोस से सोलोमन उलझ जाता है और सोलोमन एक बहुत ही खूंखार और क्रूर हत्यारा रहता है और राजकुमार तारकेश साधारण शस्त्रों वस्त्रों का ज्ञाता रहता है। और फिर कच्छ गूंज उठा तलवारों की भयानक टकराहटों से। खनन खना खनन। यह खूनी जंग देखने के लिए आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। खच भाई के कंधे से बहता रक्त देखकर तड़प उठी राजकुमारी सुरभि। नहीं पिताश्री, रोक लीजिए इस युद्ध को, रोक लीजिए पिताश्री। क्या करिए पुत्री? इस युद्ध को रोककर पुत्र को कायर व कमजोर साबित कर दूं? नहीं पुत्री, राजकुमार तारकेश ने जो कहा है वही होगा। युद्ध दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। कठोर हो गया था राजकुमार तारकोस का चेहरा। इसी पल सोलोमन के शक्तिशाली वार से राजकुमार तारकेश की तलवार 2 टुकड़ों में बदलकर उछल गई। टनाक थड़ाक। राक्षसों से के समान हंसते हुए एक और शक्तिशाली वार किया सोलोमन ने। मुझे सम्राट क्रूरा ने महाबली का खिताब ऐसे ही नहीं दे रखा है बच्चे। राजकुमार तारकोस की इस वीरता पर सोलोमन भी रोमांच से भर उठा। वाह बच्चे, तेरी इस बहादुरी पर तो सोलोमन भी कायल हो गया, पर अफसोस यह बहादुरी तेरे प्राण न बचा पाएगी। खचा। थर्रा उठा था प्रत्येक व्यक्ति और सिर से पांव तक कांप गई थी राजकुमारी सुरभि। पिताश्री, कुछ मत कहना पुताश्री, कुछ मत कहना, हम विवश हैं। चरम सीमा पर हुआ था ये युद्ध। ओफ धाड़। अगले पल तेरे मेरे युद्ध का निर्णायक क्षण आ गया राजकुमार तारकेश। अगले पल दहले हुए हृदयों से फूट निकली चीखों ने थर्रा उठा दिया वातावरण। तारकेश की छाती से फूट पड़ा था खून का फव्वारा। बह चला राजकुमारी सुरभि की आंखों से आंसुओं का सैलाब। भैया हा 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 हा। खून के आंसू रोते राजकुमार तारकोस भी गरज उठे। पकड़ लो इस शैतान को, जिंदा या मुर्दा। हंसा भयानक हंसी सोलोमन। हा 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 हा। न मैं जिंदा हाथ आऊँगा और न मुर्दा, मुझे बचाएगा जगुआर। जी हाँ, ये काफ़ी फेमस डायलॉग था जगुआर, जो इस कॉमिक्स में मैंने देखा था। बहुत पहले ये कॉमिक्स आई थी। इसका एक एक डायलॉग बहुत ज़बरदस्त अपने आप में है। बादल के समान फटकर वह नाम पुकारा था सोलोमन ने। प्रलंकारी गर्जना हुई और आंधी सा चलता
प्रकट हुआ तिलिस्मी यान जगुआर क्वैक। तो ये है जगुआर। तो हमारे मनोज कॉमिक्स की स्पेशलिटी यहीं पे थी, विशेषता। मनोज कॉमिक्स जैसी पब्लिकेशन को बंद नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उनका कॉन्सेप्ट और उनका आइडियाज़ बहुत यूनिक होता था। अगले पल उछल कर जगुआर पर सवार हो गया सोलोमन। चल जगुआर गर क्वाक, तीर बरसाओ इस पर, समाप्त कर दो इन दरिंदों को। भैया आ भैया, उठो भैया, अपनी इस बहन की डोली विदा करनी है आपको। इस प्रकार चुप पड़ा नहीं रहने दूंगी मैं आपको। संभालिए राजकुमारी जी, उठिए, संभालिए अपने आप को। उफ, जार जार रो रही थी राजकुमारी सुरभि। चारों ओर था सिर्फ मातम ही मातम। अगले दिन ये आदेश देते हुए स्वर में जबरदस्त पीड़ा बढ़ी थी तारकोस के। महामंत्री सकूरा, जिन राज्यों के राजा महाराजाओं, राजकुमारों और महाबलियों को निमंत्रण भेजे गए थे, उन्हें सूचित कर दो कि कल स्वयंवर नहीं होगा। जो आज्ञा महाराज। इसी पल घायल सिंघनी सी भांति गरजती राजकुमारी सुरभि ने कक्ष में प्रवेश किया। ठहरिए महामंत्री जी, स्वयंवर होगा और कल ही होगा, और मेरी स्वयंवर की शर्त को पूरा करने वाला ही मुझे पा सकेगा। अगले दिन स्वयंवर में शामिल हुए बड़े बड़े राज्यों के पराक्रमी योद्धा व बुद्धिमान समझे व जाने वाले राजा महाराजा, वीर व महाबली। दुख की इस घड़ी में भी सम्राट टारकोस को स्वयंवर की कैसी सूझी। सुना है राजकुमारी की ही जिद है। ये भी सुना है कि राजकुमारी सुरभि अपने स्वयंवर की कोई शर्त रखने वाली है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपने गीलोयान पर सवार वहाँ पहुँचा था आक्रोश भी। मेरा नाम आक्रोश है। प्लेटो ग्रह के स्वर्गीय सम्राट कपो का पुत्र हूँ मैं। आपका यहाँ स्वागत है राजकुमार आक्रोश। सबके चेहरों पर मातम क्यों छाया हुआ है। अपने अपने सिंहासनों पर विद्यमान हो गए राजकुमार तारकोस और राजकुमारी सुरभि। रूधे गले के साथ कह उठे सम्राट तारकोस, स्वयंवर में आए सभी मेहमानों का स्वागत है। पुत्री सुरभि, आदरणीय मेहमानों को स्वयंवर की शर्त बताओ। इसी पल अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ आक्रोश। स्वयं गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु मैं इस स्वयंवर से अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ। हम आपके इस निर्णय का कारण अवश्य जानना चाहेंगे आक्रोश, और कारण मैं बताना भी चाहता हूँ महाराज। तारकंड की धरती पर कदम रखने से लेकर यहाँ पहुँचने तक मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा जो इस स्वयंवर से प्रसन्न हो। जब स्वयं आपके ही मन में प्रसन्नता नहीं है तो इस स्वयंवर के का मेरे लिए कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। आप गलत समझ रहे हैं महाबली। इस मातम की वजह मैं आपको बताता हूँ। और तब शोकमग्न महामंत्री सकूरा ने आक्रोश को बताया राजकुमार तारकेस के विषय में, जिसे सुनते ही आक्रोश की नसों में जैसे तूफान दौड़ गया। अग्नि की सी तपिश थी उन शब्दों में। आक्रोश अपने शब्द वापस लेता है महाराज, लेकिन अब भी मैं तब तक स्वयंवर में शामिल नहीं हो सकता जब तक उस शैतान सोलोमन को उसके किए का दंड न दे दूं। और यही मेरे स्वयंवर की शर्त भी है आक्रोश। सोलोमन का सिर लाने वाले को ही पहनाऊंगी मैं वरमाला। इसी पल जगुआर का भयानक क्रंदन गूंज उठा। गर क्वाक। जगुआर, ये तो जगुआर का स्वर है। जगुआर। पल भर में वहाँ पर हलचल मच गई। बिफर उठी सुरभि। यही है सोलोमन आक्रोश, यही हत्यारा सोलोमन। इसकी मृत्यु ही इसे यहाँ खींच ली है राजकुमारी सुरभि। सभी शख्सियतें अपने अपने शस्त्र निकालकर तैयार हो गई थी हत्यारे सोलोमन का सिर धड़ से उतार लेने के लिए। हत्यारा जीवित बचकर नहीं जा पाएगा। सोलोमन, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब किसी ऐसे शैतान की मौत आती है जिसके मरने से राजकुमार सुरभि मिलनी हो तो वो भागता है मेरी तलवार की तरफ। भयानक अट्टहास लगा उठा था सोलोमन। हा 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 हा। सम्राट टारकोस, मेरे सम्राट कुरुआ की चेतावनी तू भूल गया और आखिर स्वयं वर करने के भूल कर ही बैठा ना। देख मैं आगे अब तेरी पुत्री को यहाँ से मैं उठा ले जाऊँगा। हा 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 हा। और यह क्या, इस बार अकेला नहीं आया था शैतान सोलोमन। उड़न यान पर सवार मेरे जाबाज सैनिकों, खत्म कर दो स्वयंवर में आए सभी मेहमानों को, और मैं जाता हूँ राजकुमारी सुरभि को लाने। और उसके यान से खतरनाक सवार निकलने लगे जो अग्नि तीरों की बरसात करने लगे।
सोलोमन के शैतान सैनिकों ने वहाँ मौत का आतंक मचा दिया। धुम 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 आ उफ। इसी पल हवा में सरसराई बीसियों उड़न तस्त्रियाँ और खन खन खच खच आ उफ। गिलोयान पर सवार दुश्मनों के बीच मौत की आंधी उड़ाता हुआ यहाँ आक्रोश तुम्हें मौत के बारूद नहीं उड़ाने देगा। साए 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 साए। सोलोमन के सामने आ गया वो तूफान आक्रोश। सोलोमन, तेरा अंत अब बेहद निकट है दरिंदे। आक्रोश से सामना है अब तेरा। तुमने मेरे सैनिकों को जरूर मार डाला है, लेकिन मेरी मृत्यु का स्वप्न देखने की गलती मत कर देना आक्रोश, क्योंकि तू मेरा और जगुआर का सामना नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। प्रणाम। गिलोयान पर तेरे को ये तिलिस्मी गोले कोई असर नहीं करेंगे सोलोमन, क्योंकि ये यान पंचक ऋषि गिलो की देन है मुझे। लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरा सामना गिलोयान में रहकर नहीं करूँगा। तुझसे मेरा युद्ध आमने सामने होगा हत्यारे। इसे युद्ध मत कह आक्रोश, क्योंकि युद्ध तो बराबरी वालों से किया जाता है। तेरी धज्जियाँ तो मैं कुछ ही वारों में उड़ा दूंगा। टनाक। सोलोमन के आक्रमण से चिंतित सम्राट टारकोस ने महामंत्री सकूरा को इधर आदेश दिया। महामंत्री सकूरा, राजकुमारी सुरभि को उसके नाना अंधराष्ट्र के पास भेजने की तुरंत व्यवस्था करो। मैं किसी भी सूरत में राजकुमारी सुरभि की शैतान सोलोमन से सुरक्षा चाहता हूँ। उछल पड़ा यह सुनकर महामंत्री सकूरा। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? आप जानते ही हैं कि नाना अंधराष्ट्र। मैं जानता हूँ महामंत्री, किंतु इस समय वही करो जो हम कह रहे हैं। उसे जल्दी यहाँ से वहाँ भेजो, क्योंकि आक्रोश नाम का वह बहादुर योद्धा सोलोमन को रोकने में असफल हो गया तो बस इससे अधिक कुछ न सोच सके सम्राट तारकोस। शीघ्र ही राजकुमारी सुरभि को लिए उस उड़न खटोले ने महल से उड़ान भरी। मुझे खेद है महाराज, राजकुमारी जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें मूर्छित करना पड़ा। यह तो जरूरी था सकूरा, वह जानती है कि वहाँ मृत्यु उसकी प्रतीक्षा में है। सोलोमन के डर से हमने जानबूझकर अपनी बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। देवता उसकी रक्षा करे। इधर उड़ते उड़ते महल से दूर निकल आया था जगुआर। जबरदस्त शक्ति भरी है इसके बारों में। गर क्वाक तड़ाक। मुकाबला टक्कर का ही प्रतीत होता है। सोलोमन, तेरे जैसे दुराचारियों के नाश के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। और तेरे से सदाचारी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। ओह। आक्रोश बुरी तरह लड़खड़ा गया था। स्वयं को नीचे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लिया उसने जगुआर का पंख, लेकिन मौत बनकर अभी भी सर पर खड़ा था सोलोमन। तड़ाक। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर तेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे आक्रोश। हा 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 हा। किंतु शरीर को एक तीव्र झटका देकर आक्रोश न सिर्फ ऊपर आ पहुंचा, बल्कि अपने शरीर के टुकड़ों की सोच सोलोमन, जो मेरे हाथों होने वाली है। तड़ाक। और ये देखिए जगुआर की भयानक आंखें। सोलोमन के संभलने से पूर्व ही उस पर टूट पड़ा आक्रोश। अब तेरा कोई वार सफल नहीं होगा सोलोमन। टनाक। संभल जा, राजकुमारी सुरभि को दिया वचन मैं पूरा करने जा रहा हूँ सोलोमन। अगले पल बादलों जैसी घन गरज के साथ अपनी तलवार सोलोमन के शरीर में पैबस्त करता चला गया आक्रोश। जय पंचक गुरु। खचाक। मगर इतनी आसानी से भी न मरने वाला था शैतान सोलोमन। आक्रोश, अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई भी नहीं बचेगा। हा 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 हा। झपटा जगुआर की पूंछ पर और उससे उबेटता चला गया। तुम सब मारे जाओगे आक्रोश। हा 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 हा। इसी पल जगुआर ने के मुंह से निकली मौत। जू जा। हा 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 हा। सा। जानता है आक्रोश क्या है? वो तिलिस्मास्त्र है जिसके धमाके से तारकंड पर प्रलय मच जाएगी। तारकंड का बच्चा बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। हा 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 हा। आक्रोश की नस नस में भूकंप सा खड़ा हुआ। शैतान हत्यारे। धड़ाक। ज्वालामुखी सा फट गया जैसे आक्रोश के सुर्ख चेहरे पर। खच्चाक। इसी पल एक जबरदस्त धमाके साथ जगुआर भी चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गया। पंचक गुरु मदद करो। चीखने के साथ ही होश के संसार से कूच कर गया आक्रोश, और मूर्छा के स्याह संसार से गुजरते हुए उसका जिस्म बढ़ चढ़ा सैकड़ों हाथ नीचे ठोस भूमि से टकराकर चिथड़े हो जाने के लिए।
लेकिन पंचक गुरु के उस चमत्कारी शिष्य का अंत भला इस प्रकार कैसे हो सकता था। बादलों की नरम धरती ने अपनी गोद दे दी थी आक्रोश को। बादलों की वह धरती आक्रोश के लिए बल चढ़ी धरती की ओर। एक बार फिर से ये सीन देखते हैं कि आक्रोश बेहोश होकर के जब नीचे गिर रहा था तो बादलों की धरती आक्रोश को सहारा दे देती है और धरती की ओर लेके चलती है उसको। और इधर तारखंड के नागरिकों की आतंकित निगाहें जम गई थी उस अद्भुत आग्नेयास्त्र पर। उफ, वो क्या है आग्नेयास्त्र? ये तो इसी ओर आ रहा है। सुन। उस अजीबोगरीब शोर ने महल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सुन महामंत्री जी, यह शोर कैसा है? पहले तो कभी इस तरह का शोर नहीं सुना। आक्रोश और सोलोमन का अभी तक कुछ पता नहीं, पर अब ये एक नई मुसीबत, न जाने ये कैसा शोर है। उफ। नगर के बीच में आकर गिरे उस भयानक तीरस्मास्त्र ने भयंकर तबाही मचा दी। बड़ाम। पलक झपकते ही खंडहर में बदल गया नगर और लाशों में बदल गए थे नागरिक। कांप उठी थी धरती। उफ, यह कैसा विस्फोट था महामंत्री? पहले वह विचित्र ध्वनि, अब ये विस्फोट। कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। ऐसा लगता है कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य हुआ है। यहाँ आकर तो मृत्यु के स्वयंवर में फंस गए हम। इसी पल अचानक चीख पड़े सम्राट में भाग लेने लगा तोड़क ग्रह के सम्राट तुड़क। ये हमें क्या हो रहा है? हमारे पूरे बदन पर भयानक जलन हो रही है। मरकरी ग्रह के सम्राट तरकारी की भी हालत खराब होने लगी थी। उफ, मेरे हाथों पर ये फफोले कैसे निकल रहे हैं। नेपियू ग्रह के महावरी टुम्बकू की तो चीखें ही न थमी। मेरे चेहरे पर फफोले पड़ रहे हैं, मैं कोड़ी हो रहा हूँ। किसी में भय फैला, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं अंधा हो गया हूँ। कोई कांपा अनिष्ट की आशंका से। मेरे हाथ ये हिल क्यों नहीं रहे हैं? स्वयं सम्राट तारकोस और महामंत्री सकूरा के बदन पर भी कोड़ फूटाया था। कोई भयानक तिलिस्मी मार की गई है तारखंड पर, जिसके असर से हम पर यह आशंका टा पड़ा है। और ये मार उस विस्फोट के बाद ही हम तक पहुंची है। उधर होश में आ रहा था आक्रोश। होश में आते ही निगाहें जहाँ अटकी सोलोमन के कटे सिर पर। सोलोमन का कटा हुआ सिर। अब राजकुमारी सुरभि मेरी है, किंतु मैं तो जगुआर और विस्फोट में घायल और मूर्छित होकर भूमि की ओर गिर गया था। फिर इतनी ऊंचाई से गिरकर मैं बच कैसे गया और मेरे सभी घाव कैसे भर गए? और सहसा ही उसका मस्तक पंचक गुरु के सम्मान में झुक गया। मूर्छित होने से पूर्व मैंने केवल पंचक गुरु को मदद के लिए पुकारा था। पंचक गुरु ने ही की है मेरी प्राण रक्षा। जय पंचक गुरु। पंचक गुरु का ध्यान आते ही आक्रोश को याद आया तिलिस्मास्त्र। आक्रोश के मस्तक पर पड़ी सलवटें और गहरी हो गई। इस शैतान ने मृत्यु से पूर्व जिस तिलिस्मास्त्र का वार तारखंड पर किया था, उससे कैसी प्रलय मची होगी तारखंड पर। गिलोयान पर सवार होकर शीघ्र ही आक्रोश वापस तारखंड की ओर उड़ चला। किस अवस्था में होंगे सम्राट तारकोस, राजकुमारी सुरभि और अन्य मेहमान तथा नगर के नागरिक। नगर के ऊपर से गुजरा आक्रोश। उफ, नीचे का दृश्य देखकर आक्रोश का हृदय उछलने लगा था। खंडहर, लाशें, खून, तबाही। पागल सा हो गया था आक्रोश। तड़पते बिलखते लोग। ओह, तो ये शैतान सोलोमन द्वारा किए गए तिलिस्मास्त्र की तबाही। उफ, मदद मदद, मदद। खून के आंसू रो पड़ा था आक्रोश। कैसी मदद दूं मैं तुम्हें? मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें इस पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए? यह कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखा था और अब मृत्यु दुर्भाग्य बन जाएगी सम्राट क्रूरा का, जिसके आदेश पर खेला गया है ये खूनी खेल। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस तबाही के जिम्मेदार शैतान क्रूरा को भी एक भयानक मृत्यु दूंगा मैं। शीघ्र ही सम्राट तारकोस के सम्मुख था आक्रोश। महाराज, हत्यारे सोलोमन का सिर ले आया हूँ। कहाँ है राजकुमारी सुरभि? सोलोमन। नफरत से चीखते हुए सोलोमन के सिर को आक्रोश के हाथ से लेकर अपने जूतों तले रौंदने लगे सम्राट तारकोस। हत्यारे दरिंदे, तूने हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। तेरे कारण ही हमने अपने फूल सी बच्ची को उसके नाना सम्राट अंधराष्ट्र के पास भेज दिया। मन की भड़ास निकालकर झुक गए आक्रोश के सामने सम्राट तारकोस। आक्रोश, हमें क्षमा करना पुत्र।
हम राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर की शर्त के विजेता को राजकुमारी सुरभि नहीं सौंप सकेंगे। हम उसे उसके नाना के पास भेज चुके हैं। कई प्रश्न एक साथ नृत्य कर उठे आक्रोश की आंखों में। राजकुमारी सुरभि को आपने उसके नाना के पास भेज दिया है, तो इसमें क्षमा कैसी? अब आप उसे यहाँ बुलवा लें। अब यह मुमकिन नहीं है पुत्र आक्रोश। क्यों? क्योंकि वो नेपच्यून ग्रह का भविष्य है, जिसे हमने अपनी इच्छा से उसके नाना अंधराष्ट्र के पास भेजा है, जहाँ वो उसकी बलि चढ़ाएंगे। क्या? धरती घूमती सी नजर आने लगी आक्रोश को, चकराने लगा उसका मस्तिष्क। तो ये इस कहानी का ये बिल्कुल आखिरी पार्ट रहता है। इसके बाद है आक्रोश और कोपरास्ट। ये कॉमिक्स बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार एक्शन पैक्ड कॉमिक्स है, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है। आप उसे ज़रूर देखें और कमेंट अपने ज़रूर दें। इसकी आगे की पार्ट बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, आक्रोश और कोपरास्ट। इसके बाद की स्टोरी में आपसे मिलते हैं। राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी लोगों को, अब देशवासियों को ढेर सारी बधाई। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक सनसनाते हुए एक नेक्स्ट कॉमिक्स में, मार्वल, डीसी और एवेंजर्स की। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।